हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लॉ और डेफिनेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज़ लॉ और डेफिनेशन ऑफ लॉ सुनने और पढ़ने में तो इंतहाई आसान लगता है और इंतहाई सिंपल लगता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ और बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स, लॉ के टीचर्स, ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लॉ। और ये टॉपिक, ये पॉइंट मेरे जहन में दो तीन वजूहात की बिना पर आया, जिसमें से एक वजह तो मेरा अपना छोटा भाई है रेहान राफ़े, जो कि इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है। उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ लॉ या व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो मैंने उसे जवाब दिया, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो ही एस्टोनिश्ड, वो कहता है लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है। वो कहता है इट इज़ अ वेरी लार्जेस्ट सब्जेक्ट, एक फैकल्टी है पूरी, और दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस पर डिग्री हो रही है पूरी। अब तो बाकायदा लॉ की अपनी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इसकी कोई डेफिनेशन ना हो? तो मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ के बहुत सारे ज्यूरिस्ट कहते हैं। और एक जो बाकायदा ज्यूरिस्ट हैं जिनका नाम है ऑर्नल्ड, वो तो बड़ा क्लियर कट कहते हैं देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ लॉ, और वो साथ उसकी वजह भी देते हैं। वो कहते हैं इसकी वजह ये है कि क्यों लॉ को डिफाइन नहीं किया जा सकता या लॉ की हम कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि लॉ जो है वो होता है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी जो है वो है डायनेमिक। तो आप कैसे एक डेफिनेशन देकर लॉ को स्टैटिक कर सकते हैं? यानी कि सोसाइटी जब डायनेमिक है तो लॉ जो है वो भी डायनेमिक होगा। लिहाजा जब एक चीज़ डायनेमिक है तो आप उसको किसी एक टाइम फ्रेज के अंदर तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एटर्नली डिफाइन नहीं कर सकते कि फॉर लाइफ इसकी यही एक डेफिनेशन चलेगी। खैर, एक वजह यह है, और दूसरी एक और वजह है। एक ज्यूरिस्ट हैं पॉलक, वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लॉ व्हेन यू हैव मोर नॉलेज ऑफ लॉ। यानी कि जब आपके पास लॉ का नॉलेज बढ़ता जाता है तो आपके लिए ये और मुश्किल होता जाता है लॉ को डिफ़ाइन करना। ये अप्रोचेज़ हैं, ये थीरीज़ हैं, लेकिन साथ ही अगर हम लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो लॉ की डेफिनेशन या लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे सामने आते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिविज्म और एक को कहते हैं नेचुरलिज्म। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और ये लॉ को ही डिफाइन करने आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, कि पॉजिटिविज्म जो है वो लॉ को कैसे डिफाइन करता है। पॉजिटिविज्म के अगर हम डिफरेंट नेम्स देखें ना, तो इसके बहुत सारे, आप यानी कि डिफरेंट बुक्स में इसको डिफरेंट तरीके से बताया गया है, जैसा कि लीगल पॉजिटिविज्म, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ, इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिव लॉ। ये सारे एक ही हैं, ये नाम डिफरेंट हैं, ये थ्योरी अप्रोच एक ही है। अब पॉजिटिव लॉ कहता क्या है? पॉजिटिव लॉ वाले कहते हैं कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय द सैंक्शन। ये लॉ की डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ों को लेकर आते हैं। तीन चीज़ों को किस तरह से? सबसे पहली चीज़ कमांड, नंबर सेकंड सॉवरन, एंड नंबर थ्री सैंक्शन। कमांड वो वाली कमांड नहीं जो हमारे जहन में आमतौर पर आती है कि अगर कोई फौजी है तो वो सिपाहियों को कमांड दे रहा है, या कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने सिपाहियों को कमांड दे रहा है, कोई हुक्म दे रहा है, इस तरह का। ये वो वाली कमांड नहीं। दिस कमांड इज जनरल। जनरल किस तरह से कि अगर हम एक आम मिसाल लें कि जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1965, तो अब मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो कमांड की शक्ल में आती हैं। मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है कि आपने जब कार ड्राइव करनी है तो आपने सीट बेल्ट का यूज़ करना है, और जब आपने बाइक को राइड करना है तो आपने हेलमेट का यूज़ करना है। अब दिस इज़ अ कमांड। वो कहते हैं कि ये जो है ये बेसिकली एक कमांड है जो आपको दी जा रही है, और अगर आप इसको नहीं ओबे करेंगे तो आप वायलेशन करेंगे, और वायलेशन करेंगे तो इसकी पनिशमेंट होगी। अब पहली चीज़ तो आ गई कमांड। सेकंड नंबर पर जो पॉजिटिव लॉ कहता है, पहली चीज़ क्या है? कमांड, यानी कि कोई काम करना या ना करना, टू डू और नॉट टू डू, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं कमांड के अंदर। सेकंड नंबर पर ये कहते हैं कि ये जो कमांड है ये आ कहाँ से रही है? ये कमांड बेसिकली आ रही है एक सॉवरन की तरफ से। सॉवरन कौन होता है? सॉवरन कहते हैं सुप्रीम अथॉरिटी को, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी जो किसी की मोहताज नहीं है, जो किसी के डिसीजंस की पाबंद नहीं है। यानी कि अब इसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देख सकते हैं कि वो सॉवरन जो है वो किंग भी हो सकता है,
वही सॉवरन जो है प्रेसिडेंट भी हो सकता है किसी लीगल सिस्टम के अंदर, वही सॉवरन जो है किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ समझने की बात यह है कि वो कमांड सॉवरन की तरफ से आ रही हो। अब ज़्यादातर मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी पार्लियामेंट है दैट इज सॉवरन, यानी कि हमारे मुल्क में अगर कोई कमांड दे सकता है लोगों को तो वो कौन दे सकती है? पार्लियामेंट। और तीसरी चीज़ जो पॉजिटिव लॉ कहते हैं, या तीसरा जो उनका इंग्रेडिएंट है डेफिनेशन का, वो कहते हैं कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय द सैंक्शन। सैंक्शन कहते हैं पनिशमेंट को, यानी कि वो कहते हैं कि अब वो जो कमांड है जो कि सॉवरन की तरफ से आ रही है उसके पीछे सैंक्शंस भी हैं, सजाएं भी हैं, यानी कि अगर आप उनको वायलेट करेंगे तो आप पर सजा होगी। अब मैं उसी एग्जांपल की तरफ आता हूँ, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1965 कि अब आपको पार्लियामेंट ने, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, पार्लियामेंट ने कहा कि अब अगर आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करेंगे जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इतना फाइन होगा। अब इसमें देखते हैं क्या ये तीनों चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कमांड, बिल्कुल जनाब, एक हुक्म आपको दिया जा रहा है कि आपने सीट बेल्ट लगानी है। सेकंड, ये कहाँ से आ रहा है? सॉवरन से आ रहा है, बिल्कुल जी, ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है ये पार्लियामेंट ने पेश किया। तीसरी चीज़ वो कहते हैं इसके पीछे सज़ा भी है, बिल्कुल जी, सज़ा क्या है? फाइन है, कि अगर आप सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो 500 या 1000 जो भी आपके ऊपर जुर्माना होगा, फाइन होगा। तो ये डेफिनेशन है पॉजिटिव लॉ की। और मैं अगर मज़ीद एक और डेफिनेशन की बात करूं जो कि पॉजिटिविस्ट या जो पॉजिटिव लॉ के जो फॉलोअर्स हैं वो देते हैं, उनमें एक बड़े मशहूर जो ज्यूरिस्ट हैं सॉमंड। सॉमंड जो हैं वो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब इस डेफिनेशन को समझें। वो कहते हैं कि जनाब ये कुछ असूल हैं, पॉजिटिव लॉ है, बेसिकली तो पॉजिटिविस्ट है ना, वो कहते हैं लॉ क्या है? लॉ कुछ असूलों का नाम है। लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। सबसे पहले वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसके बाद इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद अप्लाई करवाया जाता है, और अप्लाई कौन करवाती है? स्टेट। अब ये रिकॉग्नाइज कैसे हुए? रिकॉग्नाइज हुए जब पार्लियामेंट ने इनको पास कर दिया, क्योंकि आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कब करते हैं? जब आप उसको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल्स, ये असूल पहले आपने रिकॉग्नाइज कर लिए अपनी पार्लियामेंट के थ्रू या जहां भी जिस मुल्क में जो लीगल सिस्टम है उनके उसके थ्रू। उसके बाद आपने इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद आपने इनको अप्लाई करवाया। अप्लाई किस तरह से होगा? अप्लाई करवाया जाएगा थ्रू एग्जेक्टिव एंड थ्रू कोर्ट्स। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्यों ये रिकॉग्नाइज और अप्लाई करवाए जाते हैं? वो कहते हैं ये करवाती कौन है? स्टेट करवाती है। और क्यों करवाती है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, यानी कि इंसाफ के लिए, इंसाफ को एडमिनिस्टर करने के लिए। यानी कि आसान ज़बान में सॉमंड ये कहते हैं कि कानून क्या है? कानून जो है वो कुछ ऐसे असूल हैं जो कि एक स्टेट पहले रिकॉग्नाइज करती है, फिर अप्लाई करवाती है। और कहाँ पर अप्लाई करवाती है? अपनी स्टेट में। और क्यों करवाती है? जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। यानी कि उन्होंने कहा कि बेसिकली लॉ इज़ अ टूल। वो कहते हैं कि कानून क्या है? एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस टूल और इस इंस्ट्रूमेंट से क्या अचीव करना है? अचीव करना है जस्टिस, इंसाफ। ये डेफिनेशन है पॉजिटिव लॉ की या पॉजिटिव थ्योरी की। तो इस तरह से पॉजिटिव लॉ वालों ने डिफाइन किया। ये तो है एक अप्रोच। जैसा कि मैंने शुरू में आपको ये कहा ना कि आर्नल्ड ने कहा या पॉलक ने कहा कि लॉ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने आपको साथ ही ये बात भी बताई कि डिफाइन करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफाइंड नहीं है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने इसको डिफाइन किया। पॉजिटिव लॉ ने इसको इस तरह से डिफाइन किया जो कि मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बताया है, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय द सैंक्शन। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। मैं जब पॉजिटिव लॉ के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा इस थ्योरी के ऊपर, तो मैं इसके क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करूंगा। अभी हम आते हैं दूसरी अप्रोच की तरफ जो कि है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ या नेचुरलिज्म जो है ये सेकंड अप्रोच है या सेकंड एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसने लॉ को डिफाइन किया। बल्कि सेकंड से ज़्यादा मैं ये कहूँगा ये पुराना स्कूल ऑफ थॉट है। यानी कि अगर हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, पुराने स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, तो वो नेचुरल लॉ है, वो पॉजिटिव लॉ नहीं है। पॉजिटिव लॉ इज़ अ रिसेंट अप्रोच, जबकि नेचुरल लॉ जो है ये सदियों पुरानी अप्रोच है। बल्कि ये कहा जाए कि जब से सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सामने आया, जब से कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट सामने आया, जब से स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आया, तो पहले नेचुरल लॉ था, अब ये पॉजिटिव लॉ हो गया। नेचुरल लॉ की सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं। डेफिनेशन क्या है? नेचुरल लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग
विच इज इनहेरेंट इन पीपल एंड नॉट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी और जज। यानी कि वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल हैं कुछ, और प्रिंसिपल क्या हैं, राइट एंड रॉन्ग के, सही और गलत के, जो कि लोगों के अंदर हैं और लोगों के अंदर इनहेरेंट हैं, किसी ने दिए नहीं हैं। वो कहते हैं ये जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, सही और गलत की, ये लोगों के अंदर है और ये लोगों के अंदर इनहेरेंट है। इनहेरेंट वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी से लेकर नहीं आए, ये आपकी अपनी सहरिस्त के अंदर है। अब वो जो इनहेरेंट हैं वो कहते हैं ये जो सारे राइट एंड रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसी सोसाइटी ने क्रिएट नहीं किया, ये किसी जज ने क्रिएट नहीं किया, ये आपके अंदर मौजूद है। यानी कि बड़ा सिंपल सा बात को आप समझें, नेचुरल लॉ क्या कहते हैं, नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं, बेसिकली वो कहते हैं कि नेचुरल लॉ क्या है, ये कुछ ऐसे असूल हैं जो कि इंसान के अंदर है और इंसान खुद डिटरमिन करता है कि सही और गलत क्या है। अब ये किस तरह से डिफाइन करते हैं या अपना मीनिंग देते हैं, कहते हैं कि लॉ इज बेस्ड ऑन द मोरालिटी, कंसाइंस एंड फेयरनेस, जस्टिसनेस। यानी कि ये कहते हैं कि लॉ जो है बेसिकली क्या है, मोरालिटी है। अब मोरालिटी क्या है, मोरालिटी को बड़ा आसान लफ्जों में डिफाइन करता हूं। मोरालिटी इज योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग का मतलब क्या है कि आपका दिमाग आपको बताता है कुछ चीजें कि ये सही है या गलत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप भूल जाएं कि आप किसी स्टेट में रहते हैं, किसी प्रोविंस में रहते हैं, या आपका कोई पर्टिकुलर एक मज़हब है। आप ये सोचें कि आप किसी फॉरेस्ट के अंदर हैं या किसी आयरलैंड पर आप गए हुए हैं और वहाँ पर आप कुछ 10 या 15 दोस्त हैं, या आप वहीं पर आपकी पैदाइश या वहीं पर रह रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें इंसान के अंदर इनहेरेंट हैं वहाँ पर। यानी कि जो बेसिकली जो नेचुरलिस्ट की अप्रोच है वो ये है कि इंसान वहाँ पर जो उस जंगल के अंदर वो जो 10 लोग रह रहे हैं, अगर उनमें कोई एक किसी का हक मारता है या कोई एक किसी दूसरे का कत्ल करता है, तो बाकी सब यही कंसीडर करेंगे कि इसने गलत किया है। यानी कि जो कत्ल करेगा या जो किसी का हक मारेगा, तो बाकी सारे इस चीज़ के ऊपर आपस में कमिटेड हो जाएंगे कि इस बंदे ने बाकी सबके साथ गलत किया। ये होता है योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कि आपका माइंड आपको बताता है कि ये सही है और ये गलत है। इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब नेचुरल लॉ के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊं तो मैं आपको बहुत सारी और मिसालें दूंगा। अभी आसान मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपका माइंड आपको बताता है कि सही है या गलत है। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं और वो सवाल आपको बता देंगे कि मोरालिटी क्या है। क्या माँ बाप की इज्जत करना सही है या गलत है? आपका माइंड कहेगा कि सही है। क्या बड़ों के साथ बदतमीजी करना सही है या गलत है? आपका माइंड कहेगा कि गलत है। ये है मोरालिटी, ये है नेचुरल लॉ। अब अगर हम इन दोनों अप्रोचेस को देखें, पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ को, तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि पॉजिटिव लॉ वाले कहते हैं कि दिस इज अ मैन मेड लॉ। पॉजिटिव लॉ का अगर जनरल मीनिंग भी लेना तो ये लिखा जाता है अक्सर मैन मेड लॉ, यानी कि ये लोगों ने बनाया है। जो नेचुरल लॉ है उसको कहते हैं कि ये नेचर ने बनाया है, ये कुदरती है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये इंसान के दिमाग के अंदर है, ये किसी सुपर पावर ने दिया है। वो सुपर पावर हर मजहब की अपनी अपनी है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ जो है वो डिवाइन लॉ से भी इंटरप्ले करता है, ओवरलैप करता है, कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो है वो डिवाइन लॉ को भी अपने अंदर एनकम्पास करती है। लेकिन देखा जाए तो डिवाइन लॉ एक इंडिपेंडेंट अप्रोच है। अब जो है एक इंडिपेंडेंट, अब नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉ को एक अप्रोच नहीं समझा जाता, एक अलग अलग अप्रोच समझा जाता है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।